बच्चों, हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था कि रामस्वरूप जी अपनी बेटी के विवाह के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके घर में लड़के वाले आने वाले हैं और वो उनकी पत्नी प्रेमा और उनका नौकर जो है वो सब लगे हुए हैं घर को सजाने में, नाश्ते पानी बनाने वगैरह में। फिर आपस में बातचीत के दौरान रामस्वरूप जी बताते हैं कि कैसी सोच है गोपाल प्रसाद जो लड़के वाले हैं उनकी और उनके बेटे की। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। उमा अभी विवाह के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो तैयार होकर लड़कों के पास नहीं आना चाहती। और दूसरा कि उसने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की थी और गोपाल प्रसाद और उनके परिवार वाले अर्थात लड़के वाले जो हैं उन्हें पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए थी। और रामस्वरूप जी जो लड़की के पिता हैं, उमा के पिता हैं, वो उसकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों को छुपा रहे हैं और ये बात उमा को अच्छी नहीं लग रही है। आइए पढ़ते हैं आगे। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना। आँखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। गोपाल प्रसाद जी के बारे में लिखा हुआ है और उनके बेटे के बारे में कि आंखों से ही चतुराई टपकती है, क्योंकि वकील हैं तो चतुर हैं, चालाक हैं, अनुभवी भी हैं। ये सब उनके चेहरे से दिखाई देता है। लड़का जो नौजवान है वह दांत दिखाकर खिखी करके हंसने में बस तेज है। खीस निपोरने में मतलब दांत निकाल के हंसने में तेज है। और आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी हुई इनकी कमर खासियत है। अब रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। उनके हाथ में जो छड़ी थी वो गिर पड़ती है। रामस्वरूप, यह बेंत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? किस प्रकार हंसने का दिखावा करके और ये सब बातें पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हाँ किया हुआ है। जिस प्रकार हम बातचीत के दौरान लोगों से पूछते हैं मकान ढूंढने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, इसी प्रकार यहाँ पूछा गया है। गोपाल प्रसाद खखार कर नहीं ऐसे आवाज़ निकालते हैं और कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, हाँ, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के को शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जो कि गोपाल प्रसाद जी का पुत्र है। ऊपर से यहाँ तक जो आपने संवाद देखा उसमें देखिए किस प्रकार बातचीत का सिलसिला चल रहा है और दोनों एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि आपको तो तकलीफ़ दी मैंने, तो दूसरा भी कह रहा नहीं, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है, मुझे तो आना ही था, मैंने ही आपको परेशानी में डाल दी। जो आम रूप से लोग बातें करते हैं वही बातें यहाँ लिखी गई हैं। फिर शंकर जो कि लड़का है उससे पूछते हैं, रामस्वरूप, उमा के पिता की कितने दिनों की छुट्टियां? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड अर्थात छोटी सी छुट्टी होगी, कोई त्यौहार होगा, पूजा होगा, या फिर सैटरडे संडे छुट्टी, शनिवार और रविवार की छुट्टी के लिए आ गया है। रामस्वरूप, आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर, हाँ जी, 1 साल का मार्जिन रखता हूँ। 1 साल का मार्जिन रखता हूँ, ये कहने का आप मतलब समझ रहे होंगे कि मार्जिन रखने का मतलब है कि कभी कभी मैं सेमेस्टर्स में फ़ेल भी होता हूँ। फ़ेल हो जाऊँगा तो 1-2 साल आगे खिसक जाऊँगा। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख।
रामस्वरूप जी अपनी तुलना, अपने ज़माने की तुलना शंकर के ज़माने से करने लगते हैं। आमतौर पर यही होता है, जो थोड़े बड़े लोग होते हैं, जो आपसे 6-7 साल, 10 साल, 8 साल बड़े होंगे, वो अपने ज़माने की तुलना, हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, तुम्हारे ज़माने में तो ऐसा है, ये जो पीढ़ियों का अंतराल है और उसमें जो तुलना करने की जो स्थिति है वो हर जगह मौजूद है, सब लोग करते हैं। रामस्वरूप कहते हैं, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे को में की 2 आती थी। उनका कहना था कि हम लोग जब युवा थे तो दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, उसके बाद घर आकर खाना भी खाते थे, फिर भी हमें कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल के बच्चे किस प्रकार खाना खाते हैं, थोड़ा सा खा ले बस तबीयत खराब हो जाती है। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो ज़माने में 1 पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल थी कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। ये शारीरिक रूप से कमज़ोरी की बात कर रहे हैं कि उस समय में हम लोग बहुत ढेर सी बालाई आती थी, बहुत सारे खाने खाते थे, बहुत तरह तरह के खाने खाते थे, लेकिन कभी तबीयत खराब नहीं होती थी और हम मजबूत थे, कमज़ोर नहीं थे। लेकिन आजकल के बच्चे बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस वगैरह खेलने के बावजूद भी कमज़ोर हैं। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरने लगते हैं, मतलब हंसने लगते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने में मैट्रिक भी वह अंग्रेजी में भी वह अंग्रेजी था फराटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। यह गोपाल प्रसाद अपने बारे में और अपने समय के ज़माने के बारे में कहते हैं और डींगे हाँकने लगते हैं कि उस समय जो मैट्रिक में भी अंग्रेजी पढ़ाई होती थी, वो आजकल एमए में भी पढ़ाई नहीं होती, जो कि साधारणतया लोग आपस में किया ही करते हैं। रामस्वरूप, गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिए बाबू रामस्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, अर्थात अपने को रोकना मुश्किल हो जाता है, मुँह से कुछ न कुछ निकल ही जाता है। रामस्वरूप, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हाँ, शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अपना तौर तरीका बदलते हुए थोड़ी कड़क आवाज़ में थोड़ा बदल जाते हैं अचानक से और कहते हैं कि अच्छा बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? समझ कर, ओ अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए, उठते हैं। यहाँ बिजनेस विवाह को कहा गया है, अर्थात लेन देन, शादी में क्या लेंगे, क्या देंगे, लड़की अच्छी है कि नहीं, ऐसा माहौल बना रहे हैं गोपाल प्रसाद की वो कोई वस्तु खरीदने के लिए आए हैं और उसका मोल भाव करेंगे। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आपका क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का? हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएं, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ़ कीजिए, ज़रा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। यहाँ जो बातचीत हो रही है वो लड़की के पिताजी के अंदर जाने के बाद बेटे और पिताजी के बीच में हो रही है। जो पिताजी कहते हैं उसमें जी हाँ कहकर लड़का सिर हिलाता है और इतने में राम प्रसाद जी आ जाते हैं। क्योंकि वो लड़का झुक कर बैठा हुआ था, इसीलिए उसके पिताजी कहते हैं कि तुम झुक कर क्यों बैठे हो, शादी करने आए हो, तन के बैठो, लड़के वाले हो, तन के बैठो। रामस्वरूप, चाय प्याला में आखिर आप नहीं माने। गोपाल प्रसाद कहते हैं, तब रामस्वरूप कहते हैं चाय प्याला में डालते हुए,
हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद: नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम की डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। रामस्वरूप: हाँ हाँ, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं शंकर खखार कर: सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए: सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते: वह क्या? गोपाल प्रसाद: खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं: मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब की देने वाली चू भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। यह महिलाओं के ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं, महिलाओं की हंसी उड़ा रहे हैं कि खूबसूरती पर टैक्स होना चाहिए। दरअसल में ये लोग लड़की को उसके गुणों से नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती से भांप रहे हैं कि वह कितनी गोरी है, कैसे नाक है, नैन है, नक्श है, उसके अंदर क्या गुण है ये देखना ज़रूरी नहीं है। इसलिए सरकार को सारा टैक्स छोड़कर किस चीज़ पर टैक्स लगाना चाहिए? खूबसूरती पर। जो जैसा खूबसूरत है उसके हिसाब से टैक्स लगा ले, सरकार को बहुत आमदनी होगी। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए: वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं: लीजिए। समोसा उठाने के लिए उन्हें तस्तरी बढ़ाते हैं, प्लेट बढ़ाते हैं और बोलते हैं लीजिए।